नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज संडे है और आज के लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि आज हम पढ़ाई से कुछ हट करके डिस्कस करेंगे। नॉर्मली आज के लेक्चर में हमने ये डिस्कस करना है, आज हम ये जानेंगे कि सबसे मेन जो सवाल हमारे दिमाग में होता है, जो 7 सवाल है नॉर्मली जो कि हमारे दिमाग में होता है लेकिन आंसर हमको नहीं मिलता है। आंसर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप अगर गूगल करें या फिर कहीं भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगी। बाल तो सबके झड़ते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम है, बाल सबके झड़ते हैं और सबके पास बाल होता है। बाल क्यों होता है? बाल एक धागे जैसा स्ट्रक्चर है, वो क्यों होता है? और नॉर्मली जब वो झड़ता है तो हमारे दिमाग में क्या-क्या सवाल आता है? 7 सवाल है जिसमें सबसे पहला सवाल ये है कि बाल दोमुहा क्यों हो जाता है? हम कोशिश करते हैं कि बाल हमारा दोमुहा ना हो लेकिन हो जाता है। दूसरा, बालों की जड़ें वीक क्यों हो जाती है? बहुत से लोग टकला हो जाते हैं, बाल को पूरा मुंडवा लेते हैं, लड़के मुंडवा सकते हैं, लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या टकले होने से उनके बाल ज़्यादा घने हो जाएँगे? ऐसा नहीं है या फिर ऐसा है? क्या होता है? क्या बाल पानी को एब्ज़ॉर्ब करता है? हम बालों को पानी से धोते हैं अच्छी तरह से शैम्पू कर के, रगड़-रगड़ के, तो क्या कभी बाल के अंदर पानी एब्ज़ॉर्ब हुआ है? ये सवाल भी दिमाग में होता है लेकिन जवाब हमको नहीं मिलता है। एक दिन में कितना बाल झड़ना नॉर्मल है और शैम्पू जब भी आप खरीदते हैं उस वक्त डिब्बे पे क्या-क्या आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देखना ही है, क्योंकि आप तो देखते नहीं हो तो उसको बताएगा कौन क्या-क्या देखना है। मैं बताऊंगी। नॉर्मली सारे सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं, कोई बोलता है जेनेटिक है, कोई बोलता है बाल झड़ रहा है क्योंकि तुम अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल ठीक चीज़ कर रहे होते हैं, बाल तब भी गिरता है और हमको ये समझ नहीं आता है कि बाल आखिर क्यों गिर रहा है, बाल दोमुहा क्यों हो रहा है, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने थोड़ा-सा ये जानना है कि बाल क्या होता है? बाल मतलब क्या है? बाल एक तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसी स्ट्रक्चर है और वो कहाँ से उगती है? आपके स्कैल्प पे, आपके जो व्हाइट-व्हाइट दिखता है उसको हम स्कैल्प बोलते हैं और वहाँ पे जब आप छोटा-छोटा देखेंगे ना तो छेद आपको दिखेगा, मतलब छिद्र आपको दिखेगा, उस छिद्र को हम क्या बोलेंगे? उस छिद्र को हम बोलेंगे फॉलिकल। अब वहाँ से आपके बाल आते हैं और बाल क्यों बाल पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है? क्योंकि जब आप बाल को धोते हैं तो बालों के अंदर पानी घुसता तो नहीं है, तो क्यों एब्जॉर्ब नहीं करता है? क्योंकि बालों के ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं कीरेटिन और ये लगभग 95% आपके बालों के ऊपर पूरा लेयर एक तरह से पतला सा कवर होता है। जिस तरीके से आप घर में प्लास्टिक पेंट करवाते हैं ना, वैसे ही पतला सा आपके बालों के ऊपर होता है और इसकी वजह से पानी आपके बालों के अंदर नहीं जा पाता है। तो एक सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। दूसरा ये है कि बाल दोमुहा क्यों हो जाता है? इसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि बाल एग्जैक्टली कहाँ होता है। बाल कुछ इस टाइप का होता है, एक हेयर फॉलिकल की बात हो रही है, मतलब हमारे पास बहुत सारे हेयर्स हैं लेकिन वो झड़ जाते हैं, जड़ों से पतले हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? जेनेटिक प्रॉब्लम होता है तो क्यों हो जाता है? अब जेनेटिक है तो समझ में आता है, लेकिन जो हेयर शाफ्ट है वो नॉर्मली स्ट्रक्चर कैसा होता है? कभी कभी दिमाग में ये भी आता है कि बालों को खून बालों तक पहुंचता है क्या? बिल्कुल पहुंचता है, क्योंकि बालों की जड़ों में ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की नलियां होती है और इसको पोषण भी मिलता है आपके ब्लड के माध्यम से, क्योंकि आपका खाना मिक्स होकर के ब्लड में ही तो जाता है। और जब बाल आपके बढ़ते हैं या कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ महीनों में बाल काफी ज्यादा गिरते हैं, तो नॉर्मल एक दिन वाला जो सवाल था कि एक दिन में कितना बाल झड़ना चाहिए, तो एक दिन में 1 से लेकर के 100 बाल तक अगर झड़ेंगे तो नॉर्मल है। और ये 2-3 महीने ऐसा कंडीशन रहता है, सबके साथ रहता है। तो क्या होता है कि आपके पास जो बाल है ना, वो बाल के कुछ फेजेस होते हैं, जैसे आप बढ़ते हैं तो आप पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर हल्के से टीन एज में जाते हैं, फिर आप यंग होते हैं और फिर आप जाकर के ओल्ड एज में जाते हैं और फिर आप ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही आपके बालों के साथ होता है। आपका जो बाल है उसकी जो लेयर्स की अगर हम बात करें तो बाल है एक और उसके पास ग्रोथ साइकिल है, वो भी तो बढ़ रहा है। तो उसके पास 3 लेयर होता है, जो हमें बाहर से दिखता है ना ब्लैक ब्लैक सा, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, बीच वाले को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और उसके बाद आता है आपका मेडुला, जो कि ये रेड कलर का आपको दिख रहा है। जब बालों का ये क्यूटिकल वाला पार्ट डैमेज हो जाता है, आप हेयर स्ट्रेटनर का यूज करते हैं या फिर तरह तरह के केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, आप जेल लगा करके बाल को खड़े कर लेते हो और उस टाइम में आपको बहुत अच्छा फील होता है,
कॉन्फिडेंस बिल्कुल आ जाता है। लेकिन जब बाल नहीं रहते हैं तो वही कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाता है। उस टाइम में आपको लगता है काश मेरे पास बाल होता तो आज मैं ज़्यादा सुंदर दिख रहा होता या फिर ज़्यादा सुंदर दिख रही होती। तो जब आपके बाल का सबसे बाहर वाला लेयर जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, अगर ये डैमेज हो जाए किसी भी कारणवश, ज़्यादा धूप में अगर आप रहते हो या फिर ज़्यादा गंदगी वाले जगह पे आपका जॉब है या फिर काम है, उसकी वजह से अगर ये बाहर वाला लेयर डैमेज हो गया तो उस कंडीशन में आपका जो बीच वाला भाग है वो फिर वातावरण के संपर्क में आएगा और फिर वो डैमेज होगा। इसका मतलब है उस टाइम में आपके बाल दो मुँहे हो जाएंगे। एक बाल से दो बाल निकल जाता है, उसी को हम बाल को दो मुँहा बोलते हैं, मतलब उसको हम स्प्लिट एंड भी बोलते हैं, स्प्लिट एंड भी बोलते हैं, बाल का दो मुँहा हो जाना। तो इस तरीके से हमको तीसरे सवाल का आंसर मिल गया कि बाल दो मुँहे क्यों होते हैं। अब ये जो ग्रोथ साइकिल है, कभी कभी हम ये महसूस करते हैं कि महीने के मतलब 2 से 3 महीना, पूरे साल में 2 से 3 महीना ऐसा होता है कि बाल इतना क्यों गिर रहा है। कभी बेड पे बाल है, तौलिए पे बाल है, कपड़े पे बाल है, घरों में बाल है, बाल ही बाल है। तो कहाँ, बाल सर में नहीं है लेकिन बाल जो है वो घरों में आपको दिखता है। तो उस टाइम में क्या होता है, बाल अपने ग्रोथ साइकिल में होता है, जैसे आप बढ़ते हैं वैसे ये भी बढ़ते हैं। जब बाल बड़ा हो रहा होता है उस कंडीशन में, बाल जब बढ़ रहा होता है, जैसे आपको बढ़ने में समय लगता है वैसे ही आपके बालों को बढ़ने में समय लगता है। और जब वो ग्रोइंग फेज में होता है तो 2 से 6 साल तक का इसका ड्यूरेशन होता है। और इस टाइम में बाल आपका बड़ा हो रहा होता है, मतलब हेल्दी है बिल्कुल, इसके फॉलिकल्स भी नीचे में हेल्दी है और ये बड़ा हो रहा है, अच्छे से ये बड़ा हो रहा है। 2 से 6 साल लगता है, लगभग 85 से 90% जो बाल है वो इसी फेज में रहता है, मतलब बाल बड़े हो रहे होते हैं। उसके बाद एक ऐसा फेज आता है जिसमें बाल बिल्कुल मेच्योर हो गया है और उस टाइम में बाल आपके एक तरह से बोले तो बाल क्या होता है, बाल चेंज हो रहा होता है। जब बाल ग्रोइंग फेज से निकल करके बिल्कुल एकदम हेल्दी हो गया, मेच्योर हो गया, एकदम यंग हो गया, जैसे आप यंग होते हैं, तो उस फेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन फेज या फिर कैटाजन बोलते हैं। जब आपका बाल बिल्कुल ठीक ठाक है, बाल को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, 1 से 2 हफ्ता ऐसा कंडीशन रहता है, उसके बाद बाल रेस्ट पोजीशन में आता है और बाल फिर झड़ता है 2 से 3 महीना के लिए। उसके बाद हम उसको बोलते हैं टेलेजन फेस, ठीक है। तो इसमें बाल झड़ने लगता है 2 से 3 महीना। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि बाल काफ़ी ज़्यादा गिरता है। और दूसरा है एक्सोजन फेज, जिसको हम शेडिंग फेज बोलते हैं, बाल बिल्कुल जड़ से निकल करके झड़ने ही लगता है, इसमें ट्रांजिशन होता है या फिर रेस्ट कर रहा होता है और इसमें बिल्कुल झड़ने लगता है। और झड़ने के बाद ये फिर से फर्स्ट वाले प्रोसेस में आने की तैयारी भी कर रहा होता है, ये शेडिंग फेज में। तो इतना आपको समझ में आ गया, जिस तरीके से आप जवान होते हैं आपका बाल भी जवान होता है। तो जब बाल झड़े 1 से 100 तक बाल झड़ रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर ज़्यादा झड़ रहा है तो दिक्कत वाली बात है। आप स्मोकिंग करते हैं उस कंडीशन में बाल्डनेस की समस्या होती है। तंबाकू अगर आप खाते हैं ना घर में छुपा छुपा करके बड़ों से, उस कंडीशन में ऐसी वाली समस्या आती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आपके बॉडी में अगर चेंजेस होते हैं, हार्मोन के चेंजेस हो गए, क्यों? क्योंकि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा कफ सिरप का इस्तेमाल करते हो, कोई सर में दर्द है तो आप तुरंत दवा लेते हैं, या फिर कोई फीमेल है तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर लेती है तो बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ेंगे, क्योंकि जो आप खा रही हैं उसमें केमिकल होता है। इसी की वजह से कभी कभी स्टाइल मारने के चक्कर में आप क्या करते हो, पार्लर में अभी बहुत ज़्यादा फेमस है रीबॉन्डिंग। तो रीबॉन्डिंग की वजह से जब आप केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़ा सा धुंधला टाइप का हो गया है, आप मैनेज कर लीजिएगा। जब केमिकल का जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका बाल उस टाइम में आपको सॉफ्ट दिख रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है और चढ़ाया गया है, लेकिन वो सॉफ्ट नहीं रहता है और बाल दो मुँहे हो जाते हैं तुरंत। जब बाल दो मुँहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि 6 महीना में या फिर 8 महीने में आपको ट्रिम करवा लेना चाहिए, हल्का हल्का बालों को काट लेना चाहिए, जिसकी वजह से बाल जो है वो हेल्दी रहे। जहाँ तक बाल दो मुँहा हो गया है ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर बाल हेल्दी रहे, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। और जब भी आप कोशिश कीजिए कि जब आप सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ पी रहे हैं, कोई डिजीज़ आपको नहीं है, अगर कैंसर की समस्या है या फिर आप कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसकी वजह से आपके बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में जब आप दवा लेते हो ना तो उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है कि बाल झड़ता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं और तब बाल झड़ रहा है तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे शायद कम है, तो व्यायाम कीजिए, मसाज कीजिए, नारियल तेल से, कैस्टर के तेल से आप मसाज कीजिए, ऑलिव ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं।
हैं, जड़ों को मालिश कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्कैल्प भी बिल्कुल अच्छा रहेगा और आपके बाल भी बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। अब एक बात का ख़्याल और रखना है कि हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, बिल्कुल सही खाना-पीना है और हम ज़्यादा मसाला भी नहीं खाते हैं। लेकिन क्या है कि हमको जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि तभी भी हमारे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है? अब देखिए, आप क्या करते हैं ना, आप शैम्पू को चूज़ करते वक़्त कभी भी उसके पीछे में जो भी लिस्ट लिखा होता है केमिकल्स का, जो भी नाम है, आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको क्या ख़्याल रखना है, और गवर्नमेंट को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल है उसको बैन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि जब आप शैम्पू को इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। आप अगर शैम्पू लेने जाते हैं तो जिस भी शैम्पू के पीछे में लिस्ट होता है ना, और केमिकल्स का लिस्ट होता है, आप क्या सोचते हैं, पढ़ते भी नहीं आप, हम भी नहीं पढ़ते थे, आप भी नहीं पढ़ते थे। लेकिन जानकारी होना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं आपके बॉडी में जाने के बाद वो सभी चीज़ें क्या करेंगी। अब बॉडी में जाता कैसे है, आपके स्कैल्प के थ्रू वो एब्जॉर्ब होता है। और केमिकल्स क्या क्या है जिनको बिल्कुल भी अगर आप देखें ना कि वहाँ पे लिस्टेड है उस शैम्पू में, तो वो शैम्पू लेना ही नहीं है, चाहे कोई भी ब्रांड का क्यों ना हो, चाहे आपका मन क्यों ना कर रहा हो। केमिकल वाला शैम्पू होता है जिसमें सबसे पहला चीज़ क्या है, सल्फेट होता है। अब सल्फेट से क्या होता है, हमको तब तक संतुष्टि नहीं मिलता है कि मेरा बाल एकदम साफ हो गया है, जब तक उससे पूरा झाग ना निकले, फोम ना निकले। तो हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारा शैम्पू ले और सर में डालें और बिल्कुल एकदम बिल्कुल फेन आना चाहिए वहाँ से। तो फोम क्यों निकलता है, सल्फेट केमिकल की वजह से होता है। और इस फोम की वजह से अगर आपके आंखों में जाता है, आपके मुंह में जाता है, तो कैंसर होगा, या किडनी आपकी डैमेज होगी, हार्मोन आपके डिस्टर्ब रहेंगे, और आपके बालों का नेचुरल तेल जो कि एक तरह से मॉइस्चर होता है वो खत्म कर देता है। और बालों का कलर भी, मतलब समय से पहले बहुत से लोगों के बाल एकदम ग्रे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। क्यों हो गया बाल आपका ग्रे, क्यों हो गया, क्योंकि सल्फेट है उसमें। और आपके स्कैल्प को बिल्कुल ही सूखा बेजान बना देता है। लेकिन शैम्पू वाले एडवर्टाइजमेंट में क्या बोलते हैं कि आपके बालों को बिल्कुल ये मॉइस्चर देगा, शाइनिंग देगा। लेकिन अभी क्या कर रहा है, बेजान बना रहा है, क्योंकि उसके अंदर सल्फेट है और उससे झाग निकल रहा है। तो क्या पीछे में सल्फेट लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, अमोनियम लॉरियल सल्फेट लिखा होगा, या फिर सोडियम लॉरेट सल्फेट लिखा होगा। और शॉर्ट फॉर्म में बड़े चालाकी से लिखते क्या है, SLES। दूसरा, सोडियम लॉरियल सल्फेट SLS अगर कहीं भी लिखा हो, वो शैम्पू तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। दूसरा जो केमिकल है वो होता है पैराबेन्स। अब आप देखते हैं ना कि शैम्पू के पीछे क्या लिखा होता है कि आप 1 साल तक इसको रखिए, बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो वो क्यों खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, और वो जो प्रिजर्वेटिव है वो कौन सी चीज़ है, पैराबेन्स है। और इस पैराबेन्स की वजह से क्या होता है आपके साथ, इस पैराबेन की वजह से आपका जो स्कैल्प है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाता है। साथ ही साथ आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ये अफेक्ट करता है, मतलब बांझपन की जो समस्या भी हो रही है ना, वो इन केमिकल का भी योगदान बहुत ही ज़्यादा है। आपके ब्रेन में अगर कोई समस्या हो रही है, आपको समस्या नहीं है, बच्चा हुआ है, बच्चे को वो केमिकल वाला शैम्पू कोई भी लेडी अगर इस्तेमाल कर देती है, तो बच्चे में डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आता है ब्रेन में, वो सही से सोच नहीं पाता है। ब्रेन की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रही है आजकल लोगों की। क्यों हो रही है, क्योंकि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो, केमिकल इस्तेमाल कर रहे हो, मेनली क्या कर रहे हो, पैराबेन कर रहे हो, जिसको हम जेनोएस्ट्रोजन भी बोलते हैं। और क्या नाम लिखा रहेगा डब्बे पे लिखा रहेगा, ब्यूटाइल पैराबेन, या फिर इथाइल, या फिर मिथाइल पैराबेन। बिल्कुल भी नहीं लेना है इन सभी चीज़ों को। तीसरा हमारा होता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स। आप देखते हैं शैम्पू काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, जब आप निकालते हो तो एकदम लिक्विड टाइप का होता है। या तो शैम्पू का मतलब क्या हुआ कि आपके बालों को साफ करे, जो सेल्स यहाँ पे स्कैल्प पे डेड है उसको हटा दे। या तो वो पाउडर फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर क्या, शैम्पू जब हम देखते हैं ना तो वो सेमी सॉलिड होता है, वो गाढ़ा सा एकदम चिकना सा पदार्थ होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक केमिकल मिला होता है, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स मिला होता है, जिसकी वजह से आपके बाल आधे पर से टूट जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमारा बाल जब बढ़ता है तो आधे पे से ही टूट जाता है। क्यों टूटता है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है, आप जो शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल्स, और ये आपके बच्चे के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। आपके पास कोई जेनेटिक समस्या
समस्या नहीं है, लेकिन कभी-कभी किसी-किसी घर में ऐसा होता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो अजीब-सा प्रॉब्लम होता है। जन्म से ही अजीब-सा डिसऑर्डर है, ब्रेन बड़ा हो रहा है या फिर माथे की साइज़ बड़ी हो रही है, बच्चों के बोन्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बच्चों के हार्ट बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बचपन से ही इतनी सारी प्रॉब्लम है, क्यों है? क्योंकि आपने वो इस्तेमाल किया है और कहीं न कहीं आपके बॉडी के अंदर में वो सभी चीज़ें गई हैं। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको तो बिल्कुल भी ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए खतरा बन सकता है और अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो बच्चे को डिसऑर्डर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही देखें तो कैंसर तो होगा ही, और चौथा है ट्राइक्लोसन। ये क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी ये बोलती कि हमारा जो शैम्पू है ना उससे आपको बैक्टीरिया बॉडी के अंदर में नहीं जाएगा, स्कैल्प में बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा, लेकिन ये टूथपेस्ट में, डिओड्रेंट्स में और आपके शैम्पू में पाया जाता है। अचानक से बहुत से लोगों का वज़न बढ़ जाता है, बहुत से लोगों का वज़न घट जाता है, समझ में नहीं आता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इस केमिकल की वजह से ऐसा होता है। बहुत से लोग डिप्रेशन में अचानक से चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन डिप्रेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शैम्पू में ट्राइक्लोसन नामक पदार्थ है जो कि कैंसर तो कर ही रहा है, साथ में डिप्रेशन में भी डाल रहा है। उसके अलावा और है फॉर्मेल्डिहाइड। ऑब्जर्व हो जाता है ये आपके स्कैल्प के थ्रू और जा करके ब्रेन को ये जा करके डिस्टर्ब करता है और एस्थमा तक हो जाता है फॉर्मेल्डिहाइड से। कैंसर भी होता है, एस्थमा भी होता है। बहुत से लोगों के घरों में किसी को एस्थमा नहीं है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को हो गया, क्योंकि आप जो शैम्पू का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके डब्बे पे क्या लिखा रहेगा? डब्बे पे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लिखा रहेगा, चालाकी से क्या लिखा रहेगा? क्वाटरनियम 15 लिखा रहेगा। उसके अलावा एक और नाम वहाँ पे देखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा देखते हैं हम डब्बे पे, सिंथेटिक फ्रेग्रेंस और कलर्स। इसके आड़ में ये छुपाते हैं कि केमिकल्स बहुत सारा और डालते हैं, जिससे सुगंध आए, जिससे अच्छी खुशबू आए, ताकि लोग अट्रैक्ट हो, लेकिन केमिकल्स उसमें रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हेयर लॉस। बाल झड़ता क्यों है? क्योंकि आपके शैम्पू में ही बहुत सारे कलर्स है, कोई शैम्पू वाइट है, कोई शैम्पू येलो है, कोई शैम्पू हल्का सा पर्पल है, तो क्या कर रहे हैं? लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कलर दिखा करके, लेकिन उसके अंदर में क्या है? केमिकल है, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं। बोलते क्या है कि आपके बाल नहीं झड़ेंगे, लेकिन आपके बाल इससे झड़ते हैं और बांझपन की समस्या भी उत्पन्न होती है। और आसानी से वहाँ पे क्या आप देख सकते हो, उसका नाम FD&C एंड DNC, इसके साथ कुछ नंबर भी ऐड होता है साथ में बगल में। तो सोचिए कि आपको जानकारी लेना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा डेमिथिकॉन होता है। अब शैम्पू वाले जो भी बेचते हैं कंपनी, वो क्या बोलते हैं कि ये जो शैम्पू है ना आपके बालों को स्वस्थ बनाएंगे, शाइनिंग, एकदम चिकनेदार, एकदम मुलायम बनाएंगे। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे हो जाते हैं। जो कंपनी ये दावा करती है कि मेरे शैम्पू आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाएंगे, अगर उस शैम्पू में ये वाला केमिकल है डेमिथिकॉन, तो समझिए कि आपके बाल स्मूथ नहीं बन रहे हैं, वो सिर्फ छूने में अच्छे लग रहे हैं, वो बाल अंदर से ड्राई हो गए हैं और जाकर के वो आपके जड़ों में इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से जड़ बिल्कुल अंदर में जो छिद्र है ना, रोम छिद्र, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, बालों को पोषण तक नहीं मिल पाता है, ब्लड फ्लो भी बिल्कुल बंद हो जाता है और फिर बाल गिर जाते हैं। तो समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, आप क्या कर रहे हो? आप बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इफेक्ट पड़ रहा है और सामने वाले जो भी आपका जनरेशन है उस पे भी आएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में वो चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। साथ ही साथ रेटिनल पाल्मिटेट भी होता है, जिसकी वजह से आपको स्कैल्प पे दाने होते हैं, इचिंग होता है, स्किन बिल्कुल ड्राई होता है, बिल्कुल खुजली करता है। सारे कंडीशन जो होते हैं ना रेटिनल पाल्मिटेट की वजह से होता है, और रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी होता है और कैंसर भी होता है। तो जितने भी केमिकल मैंने बताए हैं, एटलीस्ट अगर इसमें से कोई अगर आपके शैम्पू में है तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। और गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए, ऐसे रूल्स होने चाहिए कि आप बिल्कुल हार्मफुल केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे लोगों का हेल्थ ख़राब हो रहा है, और अगर लोगों का हेल्थ ख़राब होगा तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और हमेशा की तरह मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि जो भी शक्ति है
वो अपने शब्दों में डालिए, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल अच्छी किससे होती है? बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट होता है आप ट्विटर पर जाकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है अलका मेडिकल क्लासेस, जाकर के आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और सारी चीज़ें, सारा अपडेट वहीं पे आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, अच्छे से रहिए और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए।